या सेब, जिन, भूत, परियां, चुड़ैलें, ये क्या है? अब जैसे चरिंद परिंद हमारे मामलात में दखल नहीं देते, हशरातुल अर्ज़ हमारे मामलात में दखल नहीं देते, तो फिर हमने ऐसा क्यों सोच लिया, एक ही मखलूक को चूज कर लिया और हमने ये सोच लिया कि ये हर मामले में दखल देती है। और वो एरिया जो घर में थोड़ा सा जिस जगह पे लोग ज्यादा जाते नहीं हैं, हम उसको एसोसिएट कर देते हैं खुद ही। हमारा जहन डिफरेंट कहानियां बुनने लगता है उससे कोप करने के लिए, जिसको कि हम अपनी टर्मिनोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं, और उसके पीछे एंजाइटी होती है। ये हाजिरी हो जाती है कि किस तरह की हाजिरी होती है कि वो बंदा जो उनसे है वो किसी जगह पे था भी नहीं, लेकिन वो बता रहा है कि मैं वहाँ पे था। बहुत सारे ऐसी सीरियस किस्म के नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं जिसमें इंसान की पर्सनैलिटी शिफ्ट हो जाती है, जिसमें लोगों में शक की बीमारी पैदा हो जाती है और बहुत सीरियस किस्म का शक करना शुरू हो जाते हैं कि जैसे मेरी चाय में जहर मिला दिया, या फिर वो ये कहें कि मेरे ऊपर 100 परियों का साया है और मैं घर की टेबल एक हाथ से उलट सकता हूँ, और वो उलटने की एबिलिटी रखता है। लोग कहानी सुनाते हैं मुझे कि मैंने जिन देखा, जो मुझे कहानी सुनाते हैं, जिनसे हम कहानी सुनते हैं, वो 8 बंदों का काम अकेले ने कर लिया। गांव से हमारे पास एक खातून आई तो उन्होंने कहा कि पहले तो बहुत इसमें आलकस थी और घर का काम नहीं करती थी, अचानक से इतनी तेजी आई है तो उन्होंने कहा कि हमारा काफ़ी बड़ा घर था तो उसने कच्ची मिट्टी से सारा खुद ही लेप कर दिया, जो कि काफ़ी सारे लोग मिलके करते हैं। तो हम बड़े हैरान हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, बल्कि टीवी के ऊपर आते हैं, अब इस तरह सोशल मीडिया पे आते हैं, जो लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि वाकई जिन, भूत, चुड़ैलें, अजीब सा समा बांधा होता है उन्होंने, रिव्यूज आ रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, यकीन कर रहे होते हैं। ये क्या ड्रामा चल रहा है? फिर जब दौरे पड़ते हैं तो गर्दन बिल्कुल मुड़ जाती है और पीछे की तरफ चली जाती है और ये अजीब आवाज़ें निकालती है, हाथ पैर काम करना छोड़ देते हैं और बिल्कुल मुड़ जाते हैं। अब हमारे कल्चर के अंदर ये टिपिकल जिन आने के सिम्टम है। खुद पे हावी हो गया, दौड़े, वहां से भागे और महसूस हुआ कि पकड़ दिया, उसने कहा मेरी गर्दन पकड़ ली, मेरी गर्दन पकड़ दी। तो ऐसे भी होता है। इंसानी जहन में मैंने बताया कि बहुत सारी कुव्वतें हैं इसके अंदर जो कि हिडन है, आप इसको जिस डायरेक्शन पे लगाते हैं ये उसी चीज़ को हकीकत करके दिखाता है आपको। इंसान के अंदर इतनी पावर है कि वो देख के किसी को खत्म कर दे। मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महविश अरूज। डॉक्टर महविश अरूज एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और पिछले 18 साल से इस पेशे से मुंसलिक हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनके क्लिनिकल यूनिट की हेड भी रह चुकी हैं। जहनी और नफ्सियाती बीमारियों को डील करती हैं। आज हमने इनसे बात करने के लिए इनको यहाँ मदऊ किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, हमने आपके साथ एक शो किया पीछे जिसपे हमने जिन्नों, भूतों, आसेब की बात की। डॉक्टर साहब, ये आसेब क्या होता है? आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये आसेब, जिन, भूत, परियां, चुड़ैलें, ये क्या है? देखिए जी, एज बीइंग मुस्लिम या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कुरान पाक में भी जिक्र है कि एक पैरेलल मखलूक जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिनको हम जिन्नात भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो पैरेलल वर्ल्ड में हमारे साथ ही एग्जिस्ट करती है, हमारा उनसे या उनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। जैसे अल्लाह ताला ने बहुत सारी क्रिएचर्स बनाई, इंसान बनाए, जिन्नात बनाए, परिंदे बनाए, हशरातुल अर्ज़ बनाए, इसी तरह से बहुत सारी मखलूक़ात एक ही प्लानट पे इकट्ठे रह रही हैं। अब जैसे चरिंद परिंद हमारे मामलात में दखल नहीं देते, हशरातुल अर्ज़ हमारे मामलात में दखल नहीं देते, हम तो देते हैं उनके मामलात में दखल। तो फिर हमने ऐसा क्यों सोच लिया, एक ही मखलूक को चूज़ कर लिया और हमने ये सोच लिया कि ये हर मामले में दखल देती है, ठीक है। अगर पैरेलल मखलूक़ात का काम हमारे मामलात में दखल देना होता या हमारे दिमाग को कंट्रोल करना होता तो फिर हशरातुल अर्ज़ भी करते, चरिंद परिंद भी करते। लेकिन ये हमारे दिमाग का एक तख़य्युल है कि हम ज़्यादा ड्रामाई चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, वो हमें ज़्यादा अपील करती हैं। दूसरा इसमें कल्चरल पर्सपेक्टिव भी है जो कि अब ये बहुत प्रिवेल कर रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों के जहनों में। वो ये भी है कि एक क्लासिकल कंडीशनिंग भी होती है लोगों की, कि जैसे बचपन में हम हर बच्चे को भूत से डराते हैं, जिन से डराते हैं, भूई कहते हैं। बिल्कुल। जब पनिशमेंट देनी है तो जिन या भूत की बात करते हैं, जब कोई रीइंफोर्समेंट देनी है या उसको इनाम देना है तो कहते हैं जी परियां तुम्हें देकर गई थी हमारे पास, या परियां आके तुम्हें ये इनाम देंगी। तो बचपन से इंसानी जहन की कंडीशनिंग जिस चीज़ के साथ कर दी जाए तो जब वो तख़य्युल में जाता है तो वो वैसी ही कहानियाँ क्रिएट करता है। फिर एज बीइंग एडल्ट हमारा कुछ ऐसा इमोशनल इन्वायरमेंट और कल्चरल इन्वायरमेंट ऐसा है कि हम अपनी कोपिंग मैकेनिज्म पे इतना काम नहीं कर पाते। कोपिंग मैकेनिज्म मतलब कि जैसे हमें लाइफ में कोई पेचीदगी आई या किसी मुश्किल का सामना आया तो उसको कैसे फेस करना है, तो चूंकि हमें एक्टिव कोपिंग का मालूम नहीं होता, सिखाई नहीं जाती, हमारा ज़्यादा रोने धोने पे या इमोशनल फोकस्ड कोपिंग पे ज़्यादा जोर रहता है, तो फिर हमारा जहन डिफरेंट कहानियाँ बुनने लगता है उससे कोप करने के लिए। अच्छा। जिसको कि हम अपनी टर्मिनोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं, और इसके पीछे एंजाइटी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आसेब की तो बात कर दी आपने, कहा हम यकीन रखते हैं, बिल्कुल बहैसियत मुसलमान, हमारे दीन में, हमारी किताबों में भी इनका जिक्र है, बिल्कुल होते हैं। एक इनके बारे में कहा जाता है
कि मैं जितना पढ़ा है दीन की किताबों में, जितना मैं अपने इल्म से या जाके सर्च कर सका हूँ, मैंने एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, लेकिन इनकी हमारे साथ डीलिंग या पोजेशन यानी कि हमारे पे हावी हो जाना, हम पे सवार हो जाना, इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा। क्या आपको ये कोई ऐसे असरात नज़र आते हैं जो मेडिकल साइंस या नफ्सियात एक्सप्लेन ना कर रही और आप कहें कि ये सुपर नेचुरल है? अब आप देखिए कि आपकी इसी बात का जवाब मैंने इंट्रोडक्टरी पैराया में भी कुछ उसको टच किया है, और यही बात का है कि जैसे इसी दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात इकट्ठे रहती हैं, ठीक है, लेकिन वो उनका काम हमारे मामलात में दखल देना नहीं, उनके अपने मामलात हैं। ये हमारे जहन की तख्लीक है कि हम जो सोचते हैं ये कि शायद वो हमारे मामलात में दखल देने के लिए पैदा हुई हैं। तो हमारी जिन्नात के साथ कंडीशनिंग कुछ ऐसी है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे मामलात में दखल देने के लिए हैं या हम पे हावी होने के लिए हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये इंसानी जहन की तख्लीक़ात होती हैं, चूँकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी बचपन से कंडीशनिंग कर दी जाती है कि ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी या इनसे डराया जाता है। तो फिर नेचुरली हम जब भी किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जाते हैं तो हम फौरी डराने वाली चीज़ के बारे में सोचते हैं, और पहला ध्यान इस तरफ जाता है कि ये कोई जिन, भूत, आसेब, साया या परी होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बड़ी अजीब सी है, यानी कि हम शहर के रहने वाले हैं, हर घर के अंदर एक ऐसी जगह रखी गई होती है, जैसे ऊपर एक ममटी है, जैसे वहाँ ऊपर छत पे एक स्टोर रूम है, जैसे वहाँ पर फलां एक जगह है। वहाँ मैंने कुछ देखा था, कोई एक फैमिली मेंबर कह दे तो सारे फैमिली मेंबर एग्री कर देते हैं कि हाँ हमने भी देखा था, हाँ हमें भी कुछ चलता हुआ महसूस होता है। और वो एरिया जो घर में थोड़ा सा, जिस जगह पे लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं, हम उसको एसोसिएट कर देते हैं खुद ही किसी चीज़ के साथ। तो ये इससे भी क्या आपको, मुझे लगता है कि वाकई वहाँ कुछ होता है आपको? ये भी सर हमारे बचपन की कंडीशनिंग है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि अपने अकेले नहीं जाना कहीं, या अंधेरे वाली जगह पे जाओगे तो कोई आपको पकड़ लेगा, या रात को माओ ने बच्चों को सुलाना होता है तो अंधेरे से डराती हैं, या कहती हैं कि छत पे छोड़ आएंगे, या पनिशमेंट देनी होती है तो कहती हैं स्टोर रूम में बंद कर देंगे। तो इंसानी जहन बचपन से ही कंडीशन होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये अच्छी बात नहीं है कि बच्चों को डराया जाए? बच्चों को बिल्कुल नहीं डराना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। इसके और भी अल्टरनेट तरीके हो सकते हैं अगर आपने बच्चे को कोई और बात सिखानी है। जैसे अगर बच्चे को आप डरा के सुला रहे हैं कि कोई भूत तुम्हें पकड़ लेगा, उसके अल्टरनेट आप बच्चे को ये बात भी कह सकते हैं कि अगर तुम्हारी नींद पूरी होगी तो सुबह तुम फ्रेश उठोगे, हम बहुत खुशी खुशी स्कूल जाएंगे, या हम खेलते हुए स्कूल जाएंगे रास्ते में। अगर तुम्हें नींद आ रही होगी और तुम देर से सोओगे तो फिर सुबह सर में दर्द होगा। तो और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जिनसे बच्चे को सुलाया जा सकता है या किसी काम की तरफ माइल किया जा सकता है, बजाय ये कि आप उसको डराएं या किसी चीज़ की धमकी दें। फिर यही चीज़ें बड़े होके होती हैं कि बच्चा अगर कहीं खाली जगह देखता है तो उसको लगता है कि यहाँ कोई चीज़ है, ये डराने वाली चीज़ है। और आप देखिए कि हमारे माशरे में ज़्यादातर बड़े लोग ही इस चीज़ का शिकार होते हैं, जो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि आसेब है, खाली जगहों पे साया है, और अगर वहाँ पे कोई बच्चा जाएगा तो उसको पकड़ लेगा। तो ये सारी हमारी बुनी हुई कहानी है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी है डॉक्टर साहब, जिन लोगों को इन चीज़ों पे यकीन होता है, यानी कि जो लोग बिलीव करते हैं, थोड़ा सा इस तरफ उनका टिल्ट होता है, उन्हीं लोगों को ज़्यादा असरात फील होते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, हम जिस माशरे में, जिस कल्चर में या जिस तरह के ख़ास इन्वायरमेंट पे रहते हैं, वो हमारी ज़हनी सोच पे बहुत असर डालता है। अब मैं चूँकि एकेडेमिया में पढ़ाने के साथ साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करती हूँ, और हमारे पास बहुत डेली बेसिस पे कोई ना कोई लोग आ रहे होते हैं जो कि इन मसाइल के साथ भी होते हैं। उसमें से हमारे पास जो रेशो निकलती है, अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो बैकवर्ड एरियाज़ में से होते हैं, जो क्योंकि वहाँ पे ये कल्चर है और वहाँ पे ये लोग इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे पास शहर से भी लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, थेरेपी के लिए, और गाँव से भी लोग आते हैं। शहर के लोग आके बताते हैं कि हमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है या एंगर इश्यूज़ हैं, और गांव से या जो ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं वहाँ से अक्सर लोग आके ये बता रहे होते हैं कि बच्चे पे साया है, हम सारे पीरों के पास ले गए, फ़कीरों के पास ले गए, कुछ नहीं हुआ, तो अब उन्होंने कहा किसी डॉक्टर साहब के पास ले जाएं आप इसको। तो फिर मेरा सवाल ये है कि शहर के लोग जो बिज़ी हैं या कामों में अपने बहुत सारे मामलात में बिज़ी हैं, उन पे जिन्नात या साया असर क्यों नहीं कर रहा बनिस्बत ऐसे लोगों के जिनकी अवेयरनेस कम है, एजुकेशन कम है, या जिनका बिलीफ सिस्टम जो है डायरेक्ट असेब या पीर या आमिल बाबा से आगे निकलता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास आते हैं ऐसे पेशेंट जो कहें कि हमें आसेब है और मुझे ये तकलीफ़ है? क्योंकि मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है, वो बेचारा इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। मैंने शुरू में उसको कुछ नहीं कहा, हम फेथ हीलर के पास जाते रहे, उसको लेके गए, उसकी मिसेस के साथ ऐसा इशू हुआ, मिसेस उसकी सारी फैमिली के साथ, उसको हम लेके गए फेथ हीलर्स के पास, मुख्तलिफ फेथ हीलर्स के पास। किसी ने पैसे मांगे, किसी ने वैसे ही कुछ हाजिर कर दिया, यानी कि वो बैठ के बात करता है ना, जैसे उसकी मिसेस के साथ जब वो फेथ हीलर यानी कि जो भी मौलवी साहब हैं वो बात करते हैं तो वो हाज़िरी करवाते हैं जी। ये हाज़िरी हो जाती है कि किस तरह की हाज़िरी होती है कि वो बंदा जिनसे है वो किसी जगह पे था भी नहीं, लेकिन वो बता रहा है कि मैं वहाँ पे था,
फिर वो कुछ ऐसी बातें बता रहा है जो उसको पता नहीं है लेकिन वो बता रहा है, जिससे हमारा यकीन पुख्ता होता है कि ये जो फेथ हीलर है इसने जो ये प्रेजेंट किया हमारे सामने, हमारे प्यारे के अंदर से ही ये सच है। अच्छा देखिए, जब हम लोगों से सेब साया या इन चीज़ों की बात करते हैं तो उसको बहुत लॉजिकली प्रूव करते हैं। जैसे कि एक औरत मर्द की आवाज़ में बात कर रही है या भारी आवाज़ में बात कर रही है और वो कहते हैं कि सुपर नेचुरल ही कोई चीज़ है जिसकी वजह से ऐसा कर रही है। यूजुअली तो औरत ऐसी आवाज़ में बात नहीं कर सकती। या फिर औरतें एक बॉडी वेट थोड़ा कम होता है उनका एज़ कम्पेयर टू मैन, तो वो भारी चीज़ उठा रही है। तो फिर लोग कहते हैं कि इसको प्रूव करें, लॉजिकली प्रूव करें कि वो किस तरह से इतना वज़न उठा रही है। तो मैं एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे नफसियाती आर्ज़े हैं, बहुत सारे ऐसी सीरियस किस्म के नफसियाती प्रॉब्लम्स हैं जिसमें इंसान की पर्सनैलिटी शिफ्ट हो जाती है। उसमें आवाज़ भी तब्दील कर सकता है, वो वज़नी चीज़ें भी उठा सकता है, वो किसी दूसरी पर्सनैलिटी के रूप में आपसे बात भी कर सकता है। ऐसा होता है? जी, ऐसा होता है। और मेडिकल साइंस कहती है साइंटिफिकली प्रूवन है। आप मेडिकल की या क्लिनिकल की किताबें निकाल के देखें, वहाँ डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल जो है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रूवन है, उसमें मेंशन है। इसकी मैं आपको कुछ मिसालें दूंगी। जैसे साइकोसिस है, साइकोसिस में लोग बहुत सारी तरह के, साइकोसिस एक फिनोमेना है जिसमें आपके मुख्तलिफ किस्म के सीरियस किस्म के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, जिसमें लोगों में शक की बीमारी पैदा हो जाती है और बहुत सीरियस किस्म का शक करना शुरू हो जाते हैं कि जैसे मेरी चाय में जहर मिला दिया या मेरे खाने में जहर है और मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि ये जहर है और ये मुझे मारने के लिए किसी सुपर बीइंग ने भेजा है। या फिर वो कहें कि मैं खुदा हूँ, या फिर वो ये कहें कि मेरे ऊपर 100 परियों का साया है और मैं घर की ये टेबल एक हाथ से उलट सकता हूँ, और वो उलटने की एबिलिटी रखता है क्योंकि उसमें इतनी साइकोलॉजिकल पावर आई हुई है। तो स्किज़ोफ्रीनिया में ऐसा होता है, बाइपोलर में अक्सर लोग जब अपने डिल्यूडेड फेज में होते हैं तब ऐसा होता है। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि एक और डिसऑर्डर है जिसको हम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं, जिसको पहले के ज़माने में स्प्लिट पर्सनैलिटी भी कहा जाता था, जिस पर बहुत सारी फिल्में भी बनी। बहुत सारे इंडियन सिनेमा ने और हॉलीवुड ने कैप्चर भी किया इस चीज़ को, कि जिसमें एक ही शख्स 3 तरह से, 4 तरह से, 6 तरह से बिहेव करता है। जिम कैरी की मूवी थी मी माई सेल्फ एंड आयरीन। हाँ जी, और एक ही शख्स मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से बिहेव कर रहा है। नॉर्मली हम लोगों को ऐसा नहीं देखते, तो जहन में सवाल पैदा होता है कि ये जिन ही करा सकता है, या इस पे कोई साया है जो नया रूप ले लेता है। लेकिन वो जिन नहीं है, नहीं, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। और वो इसके पीछे आगे अब प्रोग्राम बढ़ेगा, जब हम वजूहात पे बात करेंगे तो मैं फिर वो भी आपसे डिस्कस करूंगी कि क्यों ऐसा हो जाता है लोगों के साथ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों हो जाता है, बताएं। देखिए, बेसिक अब देखिए कि जो ह्यूमन साइकी है वो बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट करती है, जिसमें स्ट्रेस तो एक मोस्ट कॉमन रीज़न है जिससे कोई भी शख्स डिनाई नहीं कर सकता। हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं किसी ना किसी लेवल पे। लेकिन ये है कि कुछ लोग रेजिलियंट होते हैं, वो उससे फाइट बैक कर लेते हैं। कुछ लोग थोड़े से कमज़ोर होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे लोग जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होते हैं तो बुखार जल्दी आ पकड़ता है उनको, ये जल्दी इन्फेक्शंस कैच करते हैं। इसी तरह से लोग नफसियाती तौर भी कुछ लोग कमज़ोर होते हैं और वो जल्दी, उनमें टेंडेंसी होती है कि नफसियाती बीमारियाँ उन पे हमला करें। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें कुछ लोग एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, कुछ डिप्रेशन का होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का स्ट्रेस जिनका बहुत बड़ा होता है और उनमें कोपिंग मैकेनिज्म नहीं होता उसे डील करने का, उनमें अक्सर ऐसी सीरियस नफसियाती बीमारियां आ जाती हैं कि जैसे आवाज़ मुख्तलिफ हो जाना, बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाना, कोई पर्सनैलिटी का कोई नई शक्ल ले लेना, और फिर वो देखने वालों, अब हम ज़्यादातर फेमिलियर हैं एंजाइटी से, डिप्रेशन से, एंगर से। किसी को हो तो हम समझ जाते हैं किसको डिप्रेशन है या एंजाइटी है। अब आवाज़ बदल लेना, भारी चीज़ें उठा लेना, किसी को मार लेना, और मर्द का औरत की आवाज़ में बात कर लेना, औरत का मर्द की आवाज़ में बात कर लेना, या अपोजिट आवाज़ें, तो ये हमारी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस हैं। इसीलिए तवज्जो इसकी तरफ ज़्यादा जाती है। बिल्कुल जाती है। और फिर एक ध्यान यही जाता है कि ये किसी सुपर बीइंग के अलावा तो कोई नहीं कर सकता, आम इंसान तो नहीं कर सकता। तो जहन में पहला ख्याल जो माँ बाप ने बचपन में डाला होता है, जिन, वो आ जाता है सामने नफसियाती तौर पे। और फिर ये चीज़ जो है मरीज़ के बिहेवियर को भी रीइंफोर्स करती है। उसको पता होता है, एक खातून जो बहुत ओवरवर्कड है, वैसे तो घर वाले कोई इसका ख्याल नहीं रख रहे, ना उसको किसी काम से छुटकारा दे रहे हैं, जब वो ऐसा करती है तो फिर इसको डॉक्टर के भी ले जाया जा रहा है, आमिल बाबा के भी ले जाया जा रहा है, वो कह रही है मुझे खाने को ये चाहिए तो वो भी ला के दिया जा रहा है। तो फिर हमारे सेकेंडरी गेन्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे बीमारी कम होने की बजाय बढ़ना शुरू कर देती है। इसका मतलब मैं ये कहूँ कि इंसान जिन से ज़्यादा ताकतवर है। बिल्कुल, ह्यूमन साइकी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ह्यूमन माइंड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वो इतनी कहानियाँ बुन सकता है, इतनी कहानियों को हकीकत की शक्ल दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये कहानी से याद आया, मैं जब कभी कहानी सुनी है ना, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया, हालांकि मैं बहुत सारी जगहों पे रहा हूँ। मैं तुर्की गया करने के लिए, ज़लज़ला कवर करने के लिए, मैं अकेला जंगल में सो रहा था, फुटपाथ, वो ज़लज़ला आया हुआ था, वहाँ सारा तबाह हुआ था, तो मैं सो रहा था, कुछ नहीं हुआ। मैं अपने इलाके में इस तरह कई जगहों पे गया, सैलाब कवर करने गया, नीचे इसमें साउथ पंजाब में गया,
कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि बहुत खतरनाक जगहों पे। कश्मीर में हम गए, पहाड़ के ऊपर अकेला था मैं, और इर्द गिर्द कुछ भी नहीं था, जंगल में था मैं, काफ़ी देर बैठा रहा वहाँ पे, हम किसी का इंतजार कर रहे थे और मैं अकेला ही था गाड़ी के पास, और मैं गाड़ी से बाहर बैठा रहा रात के वक्त में, तारे देखता रहा, बड़े खूबसूरत थे। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कुछ भी, बल्कि मुझे डर ये लगता रहा कोई जानवर ना आ जाए, कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए, इसके अलावा कोई फील भी नहीं आया ना ऐसा, क्योंकि मेरा शायद जहन उस तरफ नहीं गया। दूसरा, यहाँ पर अब हम जब बात करने बैठते हैं, लोग कहानी सुनाते हैं मुझे कि मैंने जिन देखा, जो मुझे कहानी सुनाते हैं, जिनसे हम कहानी सुनते हैं, वो 8 बंदों का काम अकेले ने कर लिया। वो बंदा जिनसा था, मैंने उसको देखा, वो 8 बंदों का काम अकेला कर रहा था। वो इतनी तेजी से ये सारा कुछ कर रहा था कि वो कोई आम आदमी कर नहीं सकता। इस तरह की सुपर नेचुरल पावर के बारे में बताया जाता है, सुपर पावर के बारे में बताया जाता है, फिर उसको एसोसिएट किया जाता है जिन से, चुड़ैल से, या किसी भी चीज़ से। तो इस तरह की कहानियां बुनते हैं। आपने मुझे कहा कि लोगों में टेंडेंसी होती है कहानी बुनने की। अब इस पर मेरे जैसा बंदा शायद इस तरह ट्रस्ट ना करे, क्योंकि यार मैंने आंखों से देखा नहीं है, लेकिन जो लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं वो तो बड़ी जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेंगे और आगे भी फैला देंगे। मुझे आपके सवाल पे बड़ी खुशी हुई, बिकॉज यू हैव रेज्ड अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट एंड इट्स अ वेरी साइंटिफिक पॉइंट। ये जो एग्जाम्पल आपने दी कि अचानक से इतनी ताकत आ गई है कि 8 बंदों जितना काम कर रहा है, अकल नहीं मानती, और अकल यही कहती है कि साथ में कोई है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हमने अपने मौक्कल से कराया है, या मेरे ऊपर जिसका साया है ये उसने किया है। ठीक है, एक साइंटिफिकली प्रूवन नफ्सियाती बीमारी है जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। उसमें हम 2 तरह के शेड्स देखते हैं, एक तो डिप्रेसिव होता है जो बिल्कुल लो होता है, इंसान बहुत डाउन हो जाता है। एक उसका दूसरा एपिसोड होता है जिसको हम मेनिया कहते हैं। जब वो एपिसोड इंसान पे आता है तो उसमें इंसान बहुत एनर्जेटिक फील करता है, और एक इंसान एक टाइम पे 8 बंदों जितना काम भी कर सकता है, और लोग करते हैं। हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं और वो ऐसा काम करते हैं और लोग हैरान होते हैं, घर वाले भी हैरान होते हैं कि पहले तो चारपाई की जान नहीं छोड़ा था, वहीं लेटा रहता था, रोता रहता था या डाउन था, और अब ये है कि अब कहता है कि घर का वाइट वॉश भी मैं कर दूंगा, आदमियों को ना लगाएं। तो वो जो 10 आदमियों ने मिलकर करना था, इसने पूरा घर जो है वाइट वॉश कर दिया। ये मैं आपको रियल एग्जांपल्स बता रही हूँ जो कि हमारे पास क्लाइंट्स देते हैं हमें आके। और फिर एक खातून है, एक गांव से हमारे पास एक खातून आई, तो उन्होंने कहा कि पहले तो बहुत इसमें आलकस थी और घर का काम नहीं करती थी, अचानक से इतनी तेज़ी आई है। और जैसे आपने देखा होगा कि बैकवर्ड एरियाज़ में कच्चे घर होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा काफ़ी बड़ा घर था, तो उसने कच्ची मिट्टी से सारा खुद ही लेप कर दिया, जो कि काफ़ी सारे लोग मिल के करते हैं। तो हम बड़े हैरान हैं, सारे घर के पर्दे धो दिए, और डेली बेसिस पे चूँकि पता शादी वाले घर में ज़्यादा मैस क्रिएट होता है, तो उसने कहा अकेली झाड़ू लगा देती है। तो सब लोग कहते हैं इस पर किसी जिन का साया हो गया, क्योंकि उसने कहा, और फिर लोग एट्रीब्यूट भी करते हैं चीज़ों को और उसकी रीज़न भी खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। उसने कहा शादी के चूँकि इवेंट्स हो रहे थे, नए कपड़े पहन के खुशबू लगा कर गई और दरख्त के नीचे ढोलक बजा रही थी, तो साया दरख्त से हुआ है। पूरे गांव ने बिलीव भी कर लिया इस चीज़ के ऊपर कि ये तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है, क्योंकि बचपन से हमने सुना हुआ है कि खुशबू लगाने से, इस तरह से केले जगहों पे जाने से। और उसके बाद उसने क्या करना शुरू किया कि ये सारा कुछ करना शुरू कर दिया। जब उसका प्रॉपर डायग्नोसिस हुआ तो पता चला कि उसके मैनिक एपिसोड चल रहा है, और इसके बाद ये होता है कि ये फिर कंटिन्यूस नहीं रहता। इसका यह है कि ये फिर इसका ग्राफ नीचे आता है, तो अक्सर लोग जो हैं दोबारा डिप्रेसिव फेज़ में जाते हैं, या फिर इस फेज़ के बाद बहुत लेथार्जिक फील करते हैं। और ये ऐसा नहीं होता कि आधे घंटे में या 2 घंटे में या 1 दिन में गुजर जाए। ये चूँकि एपिसोड है और ये काफ़ी दिन चलती है, तो ये एक नफ्सियाती आर्जा है जो कि साइंटिफिकली मेडिकली प्रूवन है। हमें इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि देखिए कि हमें इतने साल पढ़ने के बाद समझ आया। मैंने PhD की हुई क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और अपनी ज़िंदगी के 18-20 साल अपनी एकेडेमिया को दिए, और 18-20 साल के बाद मैं इतना कॉन्फिडेंटली ये कह पा रही हूँ ये सारी रिसर्च पढ़ के। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह ये कह रही हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, बल्कि टीवी के ऊपर आते हैं, इस तरह सोशल मीडिया पे आते हैं, जो लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि वाकई जिन, भूत, चुड़ैलें, पता नहीं कौन कौन से जिन का नाम और किस किस जगह पे लड़ाइयाँ की, उन्होंने क्या किया। एक अजीब सा समा बांधा होता है उन्होंने, रिव्यूज आ रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, यकीन कर रहे होते हैं। ये क्या ड्रामा चल रहा है? फिर आप मुझे जो बात बता रही हैं, मैं आपका यकीन करूं या उनका यकीन करूं? जो देखिए, मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही आपसे बात की कि एज बीइंग मुस्लिम हम एक पैरेलल मखलूक पे, पैरेलल वर्ल्ड पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूकात, अभी तो समंदर के नीचे कितनी मखलूकात है हमें मालूम भी नहीं, हम काउंट ही नहीं, हमें मालूम होती तो शायद हम कहते हैं उनका भी साया है हम पे। ठीक है, तो ये जितने लोग ये फिर अल्लाह ताला ने अगर ये मखलूकात बनाई हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ अपनी बात को, हमें तंग करने के लिए नहीं बनाई, हर एक का अपना एक पर्पज़ है। और मैं जो बात बता रही हूँ वो मैं आपको जो पढ़ा है किताबों में, या जो चीज़ें साइंटिफिकली, और किताबें सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं लिखी गई, ऑल ओवर द वर्ल्ड किताबें जो लिखी गई हैं, उन सब का रिसर्च का कंक्लूजन मैं आपको बता रही हूँ कि नफ्सियाती आर्जे हैं। और फिर मैंने आपको इसकी मुख्तलिफ मिसालें भी दी कि वाकई चीज़ उठाई जा सकती है वज़नी, वाकई डिफरेंट आवाज़ों में बात हो सकती है, और ये नफ्सियाती आवाज़ है। क्या कोई हमारी थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है।
और अभी जैसे स्किज़ोफ्रीनिया की हमने बात की, साइकोसिस की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, उसमें एक डिसऑर्डर होता है स्किज़ोफ्रीनिया। उसमें इंसान को डिल्यूजन्स डेवलप होते हैं। डिल्यूजन होता है फॉल्स बिलीफ। फॉल्स बिलीफ मतलब किसी गलत चीज़ पे आप यकीन कर लेते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आपका मुसम्मम इरादा या यकीन होता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो ह्यूमन माइंड में इतनी कैपेसिटी है कि जब आप उसको एक तरह ट्रेन करते हैं या एक डायरेक्शन में लगाते हैं तो वो वैसी चीज़ें क्रिएट करने लगता है, वैसी चीज़ों पे बिलीव करने लगता है। तो उसमें लोग जो हैं बहुत सारी बातें कहते हैं कि मैं सुपर पावर हूँ, मैं गॉड हूँ, या मैं ख़ुद बहुत बड़ा जिन हूँ, या मेरे पास बहुत सारी ऐसी ताकत है, या फिर अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा जहन तो कोई और कंट्रोल कर रहा है। हाँ, ये थॉट्स मेरे जहन में कोई और डाल रहा है, ये मैं नहीं कर रहा, ये पीछे से मुझे हुक्म आया है कि आप ये चीज़ें करें। देखिए अल्लाह ताला और ये बीमारी की वजह से है। जी बीमारी की वजह से है। एक और चीज़ अगर साइंटिफिकली और ज़्यादा इसको बताऊं ताकि लोगों को इस बात पे हम यकीन डेवलप कर सके कि हम कोई मन घड़त बात नहीं कह सके, कह रहे एक तो आपका माइंड है, दूसरा आपका ब्रेन है जिसको हम कहते हैं दिमाग, ये हमारे बालों के नीचे जो छोटी सी चीज़ है। अब आप देखिए कि ये हमारा हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब जैसे देखें पूरे घर में बिजली आती है लेकिन कहीं एक आपका हेडक्वार्टर है जहाँ से ये सारी आ रही होती है जो कि नज़र नहीं आता, लेकिन सारी लाइट्स वहीं से कंट्रोल हो रही हैं। तो हमारे ब्रेन से हमारा हर बिहेवियर कंट्रोल होता है। हमारे ब्रेन में इस वक्त मुख्तलिफ हिस्से हैं हमारे दिमाग के जो कि मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके कैमराज के पीछे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे हैं, या हमारे घर की बिजली या इलेक्ट्रिक सिस्टम के पीछे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ हिस्से हैं, जब किसी एक हिस्से में ख़राबी आती है तो हमारे बिहेवियर में भी ख़राबी आ जाती है, हमारी पर्सनालिटी में भी ख़राबी आ जाती है। हेडक्वार्टर में खराबी तो सब हाँ जगह। हाँ, और फिर ब्रेन में डिफरेंट न्यूरोकेमिकल्स भी डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, एक सर्टेन अमाउंट में डिस्चार्ज होते हैं। तो जिन लोगों के एक्सेसिव अमाउंट में वो डिस्चार्ज होने शुरू हो जाते हैं या एबनॉर्मल कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है ब्रेन में, तो वो डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर्स कॉज करती है, जिससे इंसान को लगता है कि मेरी सोच कोई और कंट्रोल कर रहा है, या फिर ये कि मैं ये काम कर सकता हूँ जो कि दूसरे नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस है हमारे ब्रेन का। और हमें यकीन इसलिए नहीं आता क्योंकि ना तो कोई ब्रेन को देख सकता है, वो बालों में छुपा हुआ है, तो फिर उसके अंदर के न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस को कोई क्या ही देखेगा। ये वैसे मुझे वो याद आ गया मुन्ना भाई कि मुन्ना भाई वो थी लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें से गांधी नजर आते हैं, गांधी जी, और वो कहता है कि आपके दिमाग में केमिकल लोचा है। हाँ जी, वो केमिकल इम्बैलेंस की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रही हैं। और वो कहता है कि गांधी जी उतना ही जानते हैं जितना तूने पढ़ा है। हाँ, क्योंकि गांधी जी उससे ज्यादा नहीं जानते। उसी मूवी में आप थोड़ा सा पीछे जाएं, उसका और डायसेक्शन अगर आप करें तो आप देखिए कि उस पर एक असाइनमेंट होती है कि तुमने कुछ पढ़े लिखे लोगों में बैठ के फिलोसॉफिकल बात करनी है जिस पे गांधी पे बात करनी है। तो गांधी पढ़ता वो है, बहुत डीपली स्टडी करता है, और आप देखिए आपका ब्रेन उसी तरह से ट्यून हो जाता है जिस डायरेक्शन में आप उसको लें। वो दिन रात 24 आवर्स लाइब्रेरी में रहता है और सारा टाइम वहीं किताबें पढ़ता है। और फिर एक टाइम पे आता है कि गांधी उसको सामने नज़र आने लगते हैं। और अगर आपने वो मूवी ध्यान से देखी हो तो उसमें एक डॉक्टर इस चीज़ को पिन पॉइंट भी करता है कि इसे हेलुसिनेशंस हो रही हैं, ये जिसको आप केमिकल लोचा के टर्म आपने की, एक्चुअली वो कहना चाह रहा है कि केमिकल इम्बैलेंस है उसके माइंड में। फिर एक और चीज़ के अगर आप कहते हैं कि कोई शख्स कहता है कि मुझे कोई शख्स नज़र आ रहा है, हम डिनाई नहीं कर सकते इस बात से, उसको वाकई में नज़र आ रहा है, लेकिन वो जिन भूत नहीं है, उसकी हेलुसिनेशन है जो कि उसके ब्रेन में दिमाग की इमेज है। बिल्कुल केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है, उसके भी कंट्रोल में नहीं है, उस बेचारे के भी कंट्रोल में नहीं है। हाँ, ऐसे हम उसे मारना शुरू कर दें, झाड़ू फेरना शुरू कर दें उसके। अब आप देखिए जी, हम ना बहुत थोड़ा सा ना एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। थोड़ा सा बैलेंस में रहना चाहिए। या तो लोग यकीन ही नहीं करते कि इस बंदे को कोई प्रॉब्लम है, वो बेचारा रो पीट रहा हो, आवाज़ें बदल रहा हो, कुछ नहीं, इसको मार पीट के चुप करा देते हैं कि कोई मसला नहीं है, जान के ड्रामे कर रहा है, ठीक है। या फिर दूसरी तरफ ये होता है कि थोड़ा सा सिम्टम आता है तो बहुत इसका ड्रामा क्रिएट कर देती है फैमिली। आमिल के पास लेके जा रहे हैं, नजूमी के पास लेके जा रहे हैं, सबके पास जो है ना वो लेके जा रहे हैं। तो जैसे नजूमी भी उल्टा लटका देता है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। पहली चीज़ ये कि इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर वो कह रहा है मुझे कोई शख्स नज़र आ रहा है तो मान लें आ रहा है उसको नज़र, डॉक्टर के पास ले जाए, उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं, ठीक है। अब ये करते क्या हैं, डॉक्टर के पास लेके भी जाते हैं तो जो आपका जनरल फिजिशियन है ना, कोई मोहल्ले में बैठा है डॉक्टर या कोई ओपीडी में जनरल फिजिशियन बैठा है, उसके पास ले गए हैं, तो चूंकि उसकी ये डोमेन नहीं है। हाँ। अब आप देखिए दिल का डॉक्टर और है, हार्ट स्पेशलिस्ट है आपका, ठीक है जी, आपका न्यूरोलॉजिस्ट और है जो आपका ब्रेन को डील करता है, हार्ट का मसला होता है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाते हैं। तो इसी तरह से अगर नफ्सियाती मसले हैं तो या तो किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, साइकोथेरेपिस्ट को दिखाइए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। तो हम जो हैं बेसिकली साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कोलैबोरेशन में काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है कि ब्रेन को जहाँ दवाई की ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट दवाई देके उन ब्रेन केमिकल्स को मेलो डाउन करता है, लो डाउन करता है, और उसके बाद फिर थेरेपिस्ट उसकी लाइफ स्किल्स पे काम करता है। अच्छा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फिर उसको दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे आना है, ज़िंदगी के मामलात कैसे चलाने हैं। सोचिए अगर तंग कर रही हैं
तो उनके साथ कैसे रहना है। ठीक है। एक मूवी है, अगर आप देखना चाहें या बाकी लोग भी देखना चाहें, अपनी ऑडियंस की अवेयरनेस के लिए कह रही हूँ, ब्यूटीफुल माइंड। बिल्कुल है। उसमें एक प्रोफेसर है, रसल क्रो। हाँ, मैथमेटिशियन है, और उसको साइकोसिस हो जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया पे मूवी है ये, और उसको हेलुसिनेशंस होती हैं, उसको लोग नज़र आते हैं, और फिर उसका बीमारी का भी फेस दिखाया हुआ है उस मूवी में, जब वो रिकवर होता है वो भी दिखाया है। रिकवरी में भी बाज़ दफ़ा स्किज़ोफ्रेनिया पूरी तरह रिकवर नहीं हो सकता, लेकिन उसमें अगर आप मूवी का आप एंड देखें जहाँ उसका क्लाइमैक्स होता है, तो वो ये दिखाते हैं कि प्रोफेसर किस तरह से लर्न कर लेता है कि हाउ टू लिव विद दैट हेलुसिनेशन। मतलब अगर ब्रेन इस हद तक ख़राब हो चुका है तो आप ये सीख लेते हैं कि उसके साथ रहना कैसे है कि वो आपके बाकी मामलात को इफ़ेक्ट ना करें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। आप। अच्छा, ऐसा होता है ये, जैसे आपने बताया ना कि किसी को सिम्टम्स नजर आए किसी गांव में या जगह पे, वो पहली चीज कहते हैं किसी मौलवी को ले जाओ। जी। फिर वो मौलवी के पास जाते हैं। फिर अब जरूरी नहीं कि हर मौलवी या इस तरह दम करने वाला सही हो, या वो बिल्कुल आप एक्यूरेट जगह पे गए हो। वो भी अपने अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने जो उन्होंने सीखा होता है उसके मुताबिक वो दम करते हैं, वो फूंक मारते हैं। चले, उससे ये हो जाता है ना कि अल्लाह का कलाम पढ़ा है, सुकून आ जाता है, सूरह रहमान सुन लो, सुकून आ जाता है थोड़ी देर के लिए, आपका दिल थोड़ा सा नरम हो जाता है। बाज़ दफ़ा इसी में इलाज हो जाता है कि आप ज़हनी तौर पे ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब दूसरी जगह पे वो उनको आमिल के पास लेके जाएं और वो आगे से उसी के बीमारी को एग्जैजरेट कर दे, ट्रिगर कर दे, और ऐसे पॉइंट्स भी ट्रिगर कर दे जो पहले ट्रिगर ना हुए हो, ये कितना नुकसान हो जाता है। अच्छा, मेरा इसमें सवाल ये है कि हम सब मुसलमान हैं, हम अपनी किताब को ख़ुद क्यों नहीं खोलते? कुरान पाक को, कुरान पाक में हर चीज़ खोल के बयान की गई है, हर सूरत के फ़ज़ाइल दिए गए हैं, और हर सूरत किस तरह से हमें अफेक्ट करती है वो भी मौजूद है। अगर आप तजवीद से पढ़ते हैं या उसको ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, तो ख़ुद क्यों नहीं हम पढ़ के अपने ऊपर फूंक सकते हैं? रिलीजन क्या सिर्फ डराने के लिए है या लोगों को धमकाने के लिए है? रिलीजन हमें फैसिलिटेट करने के लिए है, हमारा मज़हब हमारी ज़िंदगी में आसानी करने के लिए है। कुरान पाक रमज़ान में दीन में क्या, दीन में जबर नहीं है। कुरान पाक रमज़ान में निकलता है, उसके बाद गिलाफ में चला जाता है। आप ट्रांसलेशन के साथ अपने बच्चों के बैग्स में क्यों नहीं डालते कि वो दफ्तर लेके जाएं, या उसको अंडरलाइन करके क्यों नहीं पढ़ते? उसमें बहुत सारी चीज़ों की रेमेडीज़ लिखी हुई हैं। जो फूक आप किसी बाबे से मरवाते हैं और उसका वो 10,000 चार्ज कर लेता है और अगली दफ़ा कहता है कि बकरा भी लेकर आइएगा, सदका देंगे तो ये बलाएं टलेंगी। तो आप घर में कुरान पाक क्यों नहीं खोलते और पढ़ के क्यों नहीं फूकते अपने बच्चे के ऊपर? अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, आपके पास लोग आते हैं जिनको जिनका साया है और कोई आपके पास लेके आया हो पेशेंट को, ऐसा होता है? जी बिल्कुल। जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास एक बच्ची आ रही थी और वो कहते हैं जिसको दौरे पड़ते हैं, जब दौरे पड़ते हैं तो गर्दन बिल्कुल मुड़ जाती है और पीछे की तरफ चली जाती है और ये अजीब आवाज़ें निकालती है, हाथ पैर काम करना छोड़ देते हैं और बिल्कुल मुड़ जाते हैं। अब हमारे कल्चर के अंदर ये टिपिकल जिन आने के सिम्टम है, और यूजुअली जब लोग कहते हैं कि साया हो गया तो वो यही सिम्टम्स बताते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं, जिसको पुराने ज़माने में हिस्टीरिया भी कहा जाता था, और अक्सर फीमेल्स में ये इशू हुआ करता था। और इसका अंडरलाइंग रीज़न ये है कि आपका कुछ ऐसे जज्बाती मसाइल हैं या आपके कुछ ऐसे नफ्सियाती मसाइल हैं जिनको आप साइकोलॉजिकल डील नहीं कर पा रहे, तो आपकी जो नफ्सियाती पेन है वो आपकी फ़िज़िकल पेन में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अगर आप मेंटली इतना प्रेशर ले रहे हैं और वो आपकी बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो आपके हाथ पैर मुड़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी गर्दन मुड़नी शुरू हो जाएगी, बिकॉज यू आर अनएबल टू डील विद दैट स्ट्रेस साइकोलॉजिकली। So now you are converting that thing into your physical pain, right? और इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी यही है। उसमें फिर ये होता है कि जब हम अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, उनके नफ्सियाती या जज्बाती मसाइल पर उनसे बात करते हैं और उनको तरीके बताते हैं कि कैसे हल होंगे, सिम्टम्स डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म हो जाना शुरू। और हमारे पास ना क्लाइंट्स आते ही तब हैं जब उन्होंने बहुत सारे पीरों फ़कीरों की मार खा ली हो, बहुत सारे पैसे ज़ाया कर चुके हों, उन्होंने जिन्होंने बकरे मंगवाए हैं सदक़े में, या फिर बहुत सारे पैसे ले लिए हैं, और उसके बाद अब आखिरी हाल जब कुछ नहीं बचा तो वो फिर हमारे पास ले आते हैं। तब तक बच्चा या बच्ची नफ्सियाती तौर पे और भी ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। तो डॉक्टर साहब, अब इसको आप डील कैसे करते हैं, फिर कैसे उनको समझाते हैं? इसके लिए ये है कि हमारे समझाने में और एक आम शख्स के समझाने में थोड़ा सा फ़र्क ये है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम थेरेपीज़ करते हैं, जिसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। जनरली हम ऐसे समझाते नहीं हैं उसको, या ऐसे कोई वाज नहीं देते, क्योंकि उसका वक्ती तौर पर असर होता है और उसके बाद जब घर जाता है तो ख़त्म हो जाती है चीज़ें। हम ग्रेजुअली, हमारे पास कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं हर बच्चे का या बच्ची का या बड़े लोगों के प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम उनको डिज़ाइन करते हैं कि इसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग किस तरह की थेरेपी इसके लिए बेहतर रहेगी। जिसमें बिहेवियर थेरेपी है, जो कि अगर बिहेवियरल चेंज लाना हो तो हम वो यूज़ करते हैं। अगर किसी की सोचों में मसला आ रहा है, जैसे आपने 2-3 दफ़ा पॉइंट किया कि सोच ही बदल गई है, ये सोच का ज़ाविया ही बदल गया, तो कॉग्निटिव थेरेपी है। कॉग्निटिव थेरेपी कॉग्निशंस की बात करती है कि आप किस तरह से कॉग्निशंस, थॉट्स को चेंज करते हैं और फिर वो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को बदलती है,
और जब वो थोड़ी सी लोअर डाउन होती हैं तो आप बिहेवियरली चेंज होना शुरू हो जाते हैं। फिर ऐसी और बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, कुछ सोच की थेरेपीज़ हैं, कुछ आपके बिहेवियर की थेरेपीज़ हैं, कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं जो आपको डेली फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। तो फिर हमारे पास जिस प्रॉब्लम के साथ क्लाइंट आता है हम उसके लिए वैसे पिक एंड चूज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको बात बताऊँ, मैं हॉरर मूवीज़ नहीं देखता बचपन से ही। कभी कभी लगी हो या इस तरह गुजर जाए मेरी आंखों से, मेरी इमेजिनेशन ख़राब करती है। कई दफ़ा ऐसा हुआ, मैंने बचपन से ही नहीं देखता, और ना हॉरर चीज़ों के बारे में। बच्चों को कहाँ शौक होता है ना, हमें हॉरर मूवीज़ कहानियाँ बताएं, जिन चुड़ैलों की कहानियाँ बताएं, मैंने नहीं कभी सुनी। मैं मेरे बहन भाई या इस तरह मेरे कज़न वगैरह सुनते थे या बताते थे ना, तो मैं उठ जाता था वहाँ से, क्योंकि मुझे ना इरिटेट होता था मैं उससे। और शायद वही वजह है कि अब आके मैं थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ इस मामले में, क्योंकि मुझे फील नहीं होती इसी चीज़ें। मैं किसी जगह पर भी चला जाऊँ या कहीं अकेले में भी चला जाऊँ तो मुझे फील है। लेकिन एज कम्पेयर टू मी, मेरा जो दूसरे मेरे दोस्त हैं, कुछ ऐसे करीबी दोस्त हैं, वो इस चीज़ को बहुत फील करते हैं और वो हॉरर मूवीज़ बड़े शौक से देखते हैं। उनको हॉरर देखने का, सुनने का बहुत शौक होता है, और वो उसी के अंदर वो चीज़ें ढूंढते हैं। अब हम किसी जगह पे घर में चले गए, वहाँ गए हुए थे पहाड़ी इलाके में, दोस्त यार थे हम सारे आराम से सो रहे हैं, और उस जो दोस्त है हमारा, उसको फील हो रहा है कि वो कंबल में था और उसके ऊपर कोई लेटा हुआ, और उसने छलांग मार के वो उठा है। अच्छा, एक शीशा तो हम सारों ने, 8-9 लोगों ने शीशा कांपते हुए देखा। वो तो चले ठीक है, अगर हो भी वहां पर एग्जिस्टेंस भी हो तो वो काम, उन्होंने शीशे को हिलाया कि शोर ना करो या डिस्टर्ब ना करो। लेकिन ये जो खुद पे हावी हो गया, दौड़े वहां से, भागे, और महसूस हुआ कि पकड़ दिया, उसने कहा मेरी गर्दन पकड़ ली, मेरी गर्दन पकड़ दी, तो ऐसे भी होता है। देखिए, अब आपने अपनी बात का जवाब खुद ही दिया कि आप वही कंटेंट देख रहे हैं। इंसानी ज़हन में मैंने बताया कि बहुत सारी कुव्वतें हैं इसके अंदर जो कि हिडन हैं। आप इसको जिस डायरेक्शन पे लगाते हैं, ये उसी चीज़ को हकीकत करके दिखाता है आपको। आप जो इमेजिन करते हैं ये आपको हकीकत करके दिखाता है। अब आजकल ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं चीज़ें, और बहुत सारे स्पेशलिस्ट इस पे बात भी करते हैं। तो ये क्या है? ये आपके जहन की तख्लीक है ना, कि आप अपनी सोच को जिस तरफ लगाते हैं वो मैनिफेस्ट करती है। सीधी सी बात है। अब अगर आप कहते हैं हर चीज़ में साया ढूंढते हैं, तो इस डार्क स्टूडियो में भी आपको मिल सकता है। और फ़र्ज़ करें इधर कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, अगर आप उसको तंग नहीं करते हैं तो शायद यहीं पे बैठी हो वो आपको तंग नहीं करेगी। ठीक है ना जी। आप अपने मामलात अपने निपटाएं, वो अपने निपटाएं, तो दो मखलूक़ात एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करती अनलेस और अनटिल कि आप प्रवोक हों उस चीज़ को हिलाने जुलाने में। और आप ऐसी चीज़ें, अब देखें जैसे लोग टेलीपैथी में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, फिर डिफरेंट काले जादू की किताबें ला के पढ़ते हैं, और फिर हॉरर मूवीज़ देखते हैं, और फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो फिर आप इन्वाइट दे रहे हैं ऐसी चीज़ों को। तो फिर आप शिकायत नहीं कर सकते इन चीज़। अगर आप नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, कोई सच्चे मुसलमान हैं, अपनी किताब खोल के पढ़ते हैं कुरान पाक, और पढ़ के अपने ऊपर खुद ही दम कर लें, तो आपसे बड़ा आमिल बाबा कौन है? ताकत दी है अल्लाह ने कुरानी सूरतों में इन सारी चीज़ों की। डॉक्टर साहब, अब कुछ मासूम लोग हैं आपको सुन रहे हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको एंजाइटी, डिप्रेशन के बारे में पता नहीं है कि ये ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव, ये क्या चीज़ें होती हैं, उनको उस बारे में अंदाज़ा नहीं है। क्या आप उनको कहना चाहेंगी, वो किस तरह रुजू करें? आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, आमिल के पास जाएं, किसी बाबे के पास दम कराने जाएं, कहाँ जाएं वो? एक तो ये कि जैसे हम इस चीज़ पे बहुत काम कर रहे हैं कि पहले ये नफ्सियाती अवारज़ या इन पे बात जो है सिर्फ हॉस्पिटल्स तक थी। अब हम ये कोशिश भी करें, जो कि काफ़ी अरसे से करें, कि नॉर्मल स्कूलों में भी नॉर्मल बच्चों को वो स्किल्स दें, और ताकि वो अपनी लाइफ स्किल्स सीखें और अपनी कोपिंग पे, अपनी एडजस्टमेंट पे काम कर सकें, ताकि मुस्तकबिल में नफ्सियाती अवारज़ में मुब्तला ना हो सके। खैर, ये तो अपने लेवल की कोशिश है। दूसरा, जो आपने सोसाइटी की बात की, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे छींकें आती हैं तो आप कहते हैं ज़ुकाम होने वाला है, तो या फिर हल्का सा आपका सर गर्म होता है तो आप कहते हैं कि बुखार होने वाला है, और आप फौरी कोई रेमेडी लेते हैं। लेकिन जब आप मुसलसल ज़हनी दबाव एक्सपीरियंस करते हैं तो आप कोई रेमेडी नहीं लेते। ठीक है, या आपका मूड जो है उदास रहता है या बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए हैं, तो आप कोई रेमेडी नहीं करते उसके लिए। तो अगर एक छींक इस चीज़ का पेश खाना है कि आपको फ्लू होगा और आपका हल्का सा गर्म है अगर सर, तो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपको बुखार होगा। तो अगर आप मुसलसल ज़हनी तनाव महसूस कर रहे हैं, या उदास हैं, या फिर पहले की एनर्जी के साथ काम नहीं कर रहे, तो ये भी बता रहा है कि आप किसी नफ्सियाती प्रॉब्लम में जाने वाले हैं। तो उसकी भी रेमेडी वैसे ही करनी चाहिए जैसे आप फ्लू के लिए जो शांदा पी लेते हैं, या बुखार के लिए कोई और रेमेडी करते हैं कि सूप पी लूँ या कुछ और, ताकि दवाई ना खानी पड़े। तो इसी तरह से अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें
तो बहुत सारे मसाइल से छुटकारा हो सकता है। और अगर बात सर से गुजर गई है और अब हो गया है वो प्रॉब्लम, तो साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर रुजू करें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर रुजू करें। और आजकल मेल प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा है कि एक शख्स जिसको थोड़ा सा बोलना आता है या उसके हाथ में माइक है या कैमरा है, तो वो उसके हाथ में लाइसेंस टू किल है हर चीज़ सजेस्ट करने का। थोड़ी सी इसको देख के कि आप किसी कॉम्पिटेंट शख्स के पास जाएं और देखें कि उसका वाकई वो आपका इशारा समझ गया हूँ वैसे। नहीं, हर अपने एरिया में देखिए कि जो साइकेट्रिस्ट है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है उसके पास जाएं। और क्योंकि उसने 18-20 साल लगाए हैं उसको समझने में, उस प्रॉब्लम को समझने में। जी ऐसे ही है डॉक्टर साहब। तो वो उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करेगा। उसके अलावा ये है कि खुदा ना खास्ता किसी को ये चीज़ हो, उससे पहले की मैं बात बता रही हूँ, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं जिसमें आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी ईटिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, कुछ ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ लाइफ में रखते हैं जो आपको खुश रखती हैं, तो बहुत सारे नफसियाती अवारत से आप वैसे ही बच जाते हैं। वो होते ही नहीं है। एंजाइटी, डिप्रेशन और एंगर, इस तरह की चीज़ें आती हैं। अच्छा, मैंने देखा जिन लोगों के दोस्त होते हैं ना वो कम डिप्रेस होते हैं। जी बिल्कुल। और मैं भी ऐसे करता हूँ कि मैं हफ्ते में मैंने 1 दिन 2 दिन रखे होते हैं जो मैं अपने बचपन के दोस्तों के साथ गुजारता हूँ, घूमता हूँ, सड़कों पे चलते हैं, पैदल चलते हैं, वो अपना डिप्रेशन और सारे हफ्ते का हमने जो इकट्ठा किया होता है ना एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और सड़कों गलियों में चलते हुए अंदरून शहर की हम वो निकाल देते हैं। अब आप देखिए, अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि हमारे ब्रेन में डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि डिस्चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से हमें डिस्टर्बेंस होती है, हमारे पर्सनैलिटी शिफ्ट आते हैं या सीरियस वाले साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। इसी तरह से जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में डिफरेंट सिक्रेशंस होती हैं। जी होती हैं। हैप्पी हार्मोन्स डिस्चार्ज होते हैं जिससे आपका मूड इफेक्ट होता है। अदरवाइज लोग ये भी कहते हैं चला के खुद को क्या थकाना, या चलने से क्या होगा, आराम से सो जाएं उतनी देर या उतनी देर रेस्ट कर लें। रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर रेस्ट करने की बजाय ये है कि अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐड कर लें, चल लें, थोड़ी सी वॉक कर लें। मुझे चलने में बहुत खुशी मिलती है जी, और ब्रिस्क वॉक करें, ये नहीं कि ढीले ढाले चलते जाएं। ब्रिस्क वॉक जिससे बॉडी में एक्टिविटी हो, आपके मोटर मसल्स जो हैं उनमें कोई हरकत पैदा हो और बॉडी जो है डिफरेंट हार्मोन्स, डिफरेंट केमिकल्स जो है वो डिस्चार्ज करे, जिससे आपके मूड पे इफेक्ट आए, आपकी जहनी सेहत पे इफेक्ट आए। इसलिए आप देख लीजिए, बाहर के मुल्कों में देखें 80-90 साल की उम्र में भी लोगों की बॉडी अगर आप देखें तो बिल्कुल फिट होती है, वो बहुत एक्टिव होते हैं, पार्ट्स में भाग रहे होते हैं। और हमारे यहाँ 40-50 में लोग बुढ़ापे की तरफ इशारा कर देते हैं कि अब हम वी आर गोइंग डाउन, अब हमारे जॉइंट्स में इशू आ गया है या अब हमसे वैसा काम नहीं होता। उसका रीज़न क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहब। ये नज़र होती है, कहा जाता है कि नज़र रियल है। जी होती है, और कुरान पाक में इसकी आयात भी हैं, अगर हैं तो आप खुद पढ़ के फूंक लें तो वो चली जाती है, लेकिन इतना परसिस्ट नहीं करती जितना कि हमारे यहाँ लोगों ने उसको बना लिया है और कहा है कि हर चीज़ पे ही नज़र लग गई है या हर चीज़ ही नज़र की वजह से ख़राब हो रही है। क्या नज़र वाकई खा जाती है? देखिए, ऐसी कोई एंटिटी है इंसान के अंदर, इतनी पावर है कि वो देख के किसी को ख़त्म कर दे? देखिए, इसमें ना मैं एक और चीज़ की तरफ इशारा करना चाहूँगी। जहाँ मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल की बात की तो हमारा जो रिलीजन है वो भी हमें हेल्दी लाइफस्टाइल बताता है कि कैसे करना जी, ऐसे ही है। आजकल जैसे शो ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया है जी, आप अपनी हर चीज़ दिखा रहे हैं लोगों को, सोशल मीडिया ने इसको और भी ज़्यादा एग्रीवेट कर दिया है। ठीक है, फिर आप एक्सेस में हर एक को दिखा रहे हैं, तो फिर हर एक देख भी रहा है और फिर हर एक की एनर्जी है। कुछ लोगों में से आप देखिए पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और कुछ में से नेगेटिव निकलती है। तो अगर आपने मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है तो आप डाउन फील करना शुरू कर देंगे। अब आप उसको नज़र कह लें, अब आप उसको सैडनेस कह लें, या आप उसको नेगेटिव एनर्जी का ऑरा कह लें, जो भी कहना चाहे। मैनिफेस्टेशन वाला उसको कुछ और कहेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला कुछ और कहेगा, पीर कुछ और कहेगा, साइकोलॉजिस्ट कुछ और कहेगा, लेकिन हुआ जो कुछ भी कोई कहे, हुआ ये आपके उस एक्ट की वजह से है। तो थोड़ा सा जैसे इस्लाम में भी कहा जाता है कि अगर बहुत सारी नेमतें हैं तो उनका दिखावा मत किया जाए, मत करें, किसी का दिल ना दुखे, किसी का दिल ना दुखे। देखिए, बहुत सारे लोग अपनी अपनी स्ट्रगल्स में हैं, अपने अपने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जब वो आपको इतना ज़्यादा प्रिविलेज देखते हैं और फिर आप दिखावा करते हैं उस चीज़ का, तो फिर उसकी नेगेटिव एनर्जी जाती है आपकी तरफ। अच्छा, ये नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है जो इंसान के अंदर से एमिट होती है? ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है, और ये आपकी थॉट से ही निकलती है। अच्छा, मतलब आप जिस तरह की थॉट्स रखते हैं वो वैसी एनर्जी होती है, और लाजमी नहीं होता कि दूसरा कैसे फील करता है उसको? और ये लाजमी नहीं होता कि दूसरे को ही इफेक्ट करे, या आपको खुद को भी इफेक्ट कर सकती है। आपने देखा है कुछ लोगों को, हम अपने क्लाइंट्स में ये चीज़ देखते हैं, अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं, कुछ लोगों का बात करने का स्टाइल ही ये होता है कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, या मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो मेरे साथ होगा ही बुरा। तो जब आप पहले सोच के जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा फिर बुरा आपके साथ। ठीक है, और सोच में अब जैसे लोग हमें ये चैलेंज करते हैं कि सोच ठीक करने से क्या ही हो जाएगा डॉक्टर साहब,
सोचने क्या ही कर लेना है जब मेरे हालात ही ख़राब हैं। तो जी सोचने ये कर लेना है कि अगर आप मेडिकल रिसर्चेस निकाल के पढ़ें तो वो ये बताती हैं कि कैंसर सर्वाइवर्स में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग थी, या जो साइकोलॉजिकली पॉजिटिव थे, तो वो अपनी सर्जरी में से रिकवर किए पॉजिटिवली, या अपने कैंसर में से जल्दी से रिकवर किया। अब कैंसर एक्सट्रीम एग्जांपल है जो मैं आपको दे रही हूँ, किसी बुखार या जुकाम की एग्जांपल मैं आपको नहीं दे रही। जी ऐसे तो लोग कैंसर में से भी रिकवर कर लेते हैं अपनी थॉट्स। सिर्फ मैं थॉट्स की बात नहीं कर रही, ज़ाहिर है बाकी ट्रीटमेंट्स भी हो रहे थे, लेकिन देखिए उसमें कीमोथेरेपी बड़ी इंटेंस है, बहुत सारे लोग उसी से कोप नहीं कर पाते और फिर बहुत लंबा इसका इलाज होता है, बहुत सारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन रिसर्चेस ये बताती हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी थॉट्स पे काम किया, अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखा, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में दोबारा से गए, वो बहुत जल्दी लाइफ की तरफ वापस आना शुरू हो गए। तो ये आपकी सोच का ही कमाल है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स हाँ। दूसरों को इफेक्ट कैसे करती हैं? दूसरों को कैसे अफेक्ट करती हैं, अब आप देखिए कि जैसे कहते हैं ना ऑरा है, इसका पॉजिटिव ऑरा है, हाँ। नेगेटिव ऑरा है। अब जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव काम करने जा रहे हैं और आप एक नेगेटिव शख्स के पास बैठे हुए हैं, तो वो करने से पहले ही आपको रोक देगा, आधी एनर्जी तो आपकी वहीं डिप्लीट हो जाएगी। हाँ ऐसे होता है। वो कहेगा यार मैंने पहले भी 7 लोगों को करते देखा, कोई कामयाब नहीं हुआ, तो आप भी ना करो, खामखा टाइम वेस्ट होगा। ऐसे होता है। तो इस पे मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देती हूँ, कि अगर यही सोच एडिसन की होती तो आज हम इस लाइट में या बल्ब में ना बैठे होते। नहीं बैठे होते। जिसने हवाई जहाज़ बनाया था उसकी कोई साइंटिफिक लैब नहीं थी, साइकिल की दुकान पे बैठा पेच कस रहा था, उसको अचानक देख के ख्याल आया कि उड़ने वाली भी कोई चीज़ हो, और मल्टीपल ट्रायल्स और मल्टीपल फेलियर्स के बाद उसने अटेम्प्ट किया, तो आज आप प्लेन में बैठ के एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाते हैं। जी आप ठीक कह रही हैं। आप सारी इन्वेंशंस देख लें, वो सारी आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ थे, यानी कि किसी फुलिश आइडियाज़ कंसिडर होते थे उस टाइम के ऊपर। तो आपकी सोच में पावर है इतनी कि आप साइंटिफिक चीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल ठीक फिर है। नफसियाती आता तो बहुत मिनिमम ये चीज़ वाली है। बात मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ अपना वाकया, कि मैं एक दूसरे मुल्क में था, कुछ कवरेज के लिए हमने जाना था, कुछ कर रहे थे। तो मेरे साथ जो मेरा कंपेनियन था, मैं थोड़ा सा हार मान रहा था। यहाँ से मेरे 2 कंपेनियन ने जाना था, वो नहीं गए। वो थोड़े से ऐसे हैं कि वो मुझे कह देंगे ना करो, ना जाओ, पता नहीं होता कि नहीं होता, छड्डो दफ़ा करो, चलिए करिए, निकलिए इथों, कोई मसला नहीं गा, रहन दो। लेकिन वो जो एक कंपेनियन था ना मेरा वहाँ उस मुल्क में, उसने मुझे कहा कि ये कर लेते हैं, और वो ऐसे ऐसे टास्क उसकी सिर्फ विल पावर की वजह से मैं कर पाया कि जो शायद ये मेरे दोस्त अगर वहाँ मेरे साथ होते या मेरे ये टीममेट्स होते तो मैं कभी ना कर पाता। मैं इतना चल ना पाता। मैं 25 किलोमीटर्स तक चल गया एक गो में, एक तरफ चला गया, उस शहर के अंदर चला गया। फिर जहाँ मैं गया वहाँ कोई मीडिया वाला नहीं था, तो वो मुझे लगा कि ये एक बड़ा काम हुआ है और ये बड़ी चीज़ हमने की, और ये सिर्फ उसके ये कहने की वजह से कि यार चल जी हो जाएगा, देखते हैं, चलो चलो। और वो जूं जूं मुझे ये कहता गया चलो चलो चलो, और मैं करता गया और वो काम कामयाब होता गया। तो मैं अभी ये आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपकी टीम के अंदर भी ऐसे लोग हों जो आपको रोक दें, ना करने दें, वो आपके अंदर, और आप करना चाहते हो और आप कर भी सकते हो, लेकिन वो ना कर सकता हो, और वो ना कर सकता हो और वो ये सोचे कि ये भी नहीं कर सकता, तो वो आपके अंदर आप भी नहीं कर पाएंगे। मैंने ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। तो ये अपने इर्द गिर्द भी मेरे ख्याल से पॉजिटिव लोगों को रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपका मैक्सिमम पोटेंशियल यूटिलाइज करने में जो है वो आपकी हेल्प करते हैं। और आप अक्सर लोगों की सक्सेस स्टोरी सुने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी की एक बात की वजह से मोटिवेट हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे और पूरा सक्सेस एम्पायर उन्होंने खड़ा कर दिया होता है, किसी जीरो पॉइंट से लेकर या किसी फेलियर से स्टार्ट किया होता है। और फिर वो अक्सर कोट करते हैं कि फलां शख्स ने मुझे ये बात कही थी कि उठो, यू कैन डू इट। यस यू आर राइट। डॉक्टर साहब, आखिरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये हिप्नोटिज्म जो सा होता है, हिप्नोसिस करना, ये ऐसा होता है, ये आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं हिप्नोसिस करके? जी अच्छा, एक तो ये जो मूवीज़ और ड्रामाज है ना, ये जब साइंटिफिक चीज़ भी बताते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा ग्लैमर ऐड कर देते हैं। तो अक्सर लोग मूवीज़ या ड्रामाज में देखते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा घड़ी घुमाएंगे तो सारी अगले की सोच आपके काबू में आ जाएगी और फिर आप उसे कुछ भी कराएंगे या कुछ इस तरह से। असल में एग्जिस्ट करती है हिप्नोसिस थेरेपी, और जिसको कि हम अक्सर NLP और हिप्नोसिस इकट्ठा यूज़ कर रहे होते हैं। और जैसे अभी हम पहले प्रोग्राम में डिस्कस करते रहे हैं कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है, जिसको हम स्प्लिट पर्सनालिटी भी कहते हैं। तो जब एक शख्स की 3 या 4 पर्सनालिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, जिन्नात की फॉर्म आप उस कहते हैं या पोजेशन कहते हैं, जो भी, और हम कहते हैं कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो अक्सर हिप्नोसिस के थ्रू जब उन चारों पर्सनालिटी को मर्ज करते हैं तो हिप्नोसिस उसमें काम देता है। फिर वो हिप्नोसिस उसको बेहोश करके सारे काम करवाने के लिए नहीं होता। हिप्नोसिस इसलिए होता है कि हिप्नोसिस के थ्रू हम अपने क्लाइंट को अनकॉन्शियस में लेकर जाते हैं और फिर वो वहाँ पे जाके कनेक्ट करता है अपने ज़ात के फ्रेगमेंटेड पार्ट के साथ, और वो फिर कनेक्ट होते हैं विद इन वन पर्सनैलिटी।
और फिर जब उसका एक कोहेजन होता है तो वो दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ आता है। वेरी नाइस। ये किसी को ठीक करने के जी लिए होता जी है, बिल्कुल। ये करतब दिखाने के लिए नहीं बिल्कुल होता। भी नहीं, वो लोग मैजिक वाले सेंस में इसको ले जाते हैं, लेकिन ये एक साइंटिफिक टेक्निकल सी थेरेपी है जिसमें कुछ स्पेशलाइज्ड लोग ही इसको करते हैं और वो अपने कुछ तरीक़ाकार के थ्रू करते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत बात करके शुक्रिया बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुनने वालों को भी इससे फ़ायदा हुआ होगा। अपने ईमान को, अकीदे को पुख्ता रखना चाहिए और अकीदे के साथ रहना चाहिए। आप यकीन माने कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन बनाया है और कोई और मखलूक आपको पोजेस नहीं कर सकती, आपके ऊपर नहीं आ सकती। हाँ, आपके दिमाग में वसवसे डालती है और आपका अपना वसवसा जो आपके अंदर आ चुका होता है और आपका अपना दिमाग वो सारा कुछ कर रहा होता है। इसका मतलब ये सोचें कि ये दिमाग कितना ताकतवर है कि ये अपनी पूरी बॉडी और आपकी पूरी एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर देता है और आपको किसी और तरफ ले जाता है। तो इसको कंट्रोल करना सीखें, अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखें, आप सारा कुछ कंट्रोल कर लेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।